देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ है। पहली बड़ी खबर आपके सामने, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी की। परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून का प्रावधान। इसी साल फरवरी में बना था नया कानून। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने इस साल फरवरी में कानून बनाया था, जिसके मुताबिक पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा का प्रावधान है। इसे 10 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की जेल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर के दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पर उसे 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। बड़ी खबर, CSIR UGC नेट परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। 25 से 27 जून के बीच ये परीक्षा होने वाली थी। परीक्षा स्थगित की वजह को संसाधनों की कमी बताया गया है। जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का सरकार ऐलान करेगी। एक ही महीने में ये चौथी बार है जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी सफल तरीके से एक एग्जाम करा पाने में असमर्थ साबित हुई है। UGC नेट की तरह ये परीक्षा भी NTA कराती है। NTA की तरफ से कहा गया है कि लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से 25 से 27 जून के बीच होने वाली CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित की जा रही है। NTA की ओर से परीक्षा की नई तारीखों के जल्द ऐलान की जानकारी दी गई। बता दें कि CSIR UGC नेट परीक्षा 5 विषयों में साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित होती है। और अब बात नीट पेपर लीक पर TV9 के उस खुलासे की, जिसके बाद घोटाले की परतें एक एक कर खुल रही हैं। इसमें अब एक नए सॉल्वर गैंग की एंट्री हो गई है। TV9 संवाददाता रुपेश कुमार बिहार में नीट पेपर लीक से जुड़े तथ्य खंगालने में जुटे हैं। पड़ताल के दौरान पेपर लीक के तार रवि अत्री सॉल्वर गैंग से जुड़ गए हैं। रवि अत्री के 3 गुर्गों का भी पता चला है, जिनके नाम अतुल वत्स, संजीव मुखिया और अंशुल सिंह है। कुल मिलाकर इस मामले में अब तक 11 किरदारों की एंट्री हो चुकी है। पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रवि अत्री पहले भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक करवा चुका है। और नीट पेपर लीक मामले में नया एंगल सामने आया है संजीव मुखिया के साथ। अब पुलिस को चिंटू और पिंटू की तलाश है। पेपर लीक में इनकी भूमिका क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर बिहार में नीट पेपर लीक से जुड़े आरोपी संजीव मुखिया की है। चिंटू और पिंटू का कनेक्शन इसी संजीव मुखिया से है। दोनों का घर नालंदा में संजीव मुखिया के गांव के पास ही है। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले नीट का पेपर सॉल्वर गैंग के चिंटू के पास आया था। चिंटू और पिंटू ही पटना के अलग अलग ठिकानों में अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल गए थे। सारी व्यवस्था थी। फिलहाल बिहार की आर्थिक अपराध इकाई संजीव मुखिया के साथ चिंटू और पिंटू की तलाश कर रही है। और नीट पेपर लीक को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस अब इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा वीडियो में कहा है कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए विपक्ष सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगा। राहुल ने नीट पेपर लीक विवाद को संसद सत्र में उठाने का वादा किया है। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है। राहुल ने नीट परीक्षा के कुछ छात्रों से गुरुवार को भी मुलाकात की थी। इस दौरान छात्रों ने अपने भविष्य की चिंता जताई थी। रेट है वो 40% से सीधा 400%। खबर बिहार से, जहां पर बिहार में TET की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 26 से 28 जून को होनी थी TET की परीक्षा। एक दिन में 2 परीक्षा होने के चलते यह फैसला लिया गया है। 28 और 29 जून को हेड टीचर भर्ती की भी परीक्षा होनी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 26, 27 और 28 जून को होने वाली TET परीक्षा को स्थगित कर दी है। BSEB ने फैसला शिक्षक सक्षमता परीक्षा और हेडमास्टर भर्ती परीक्षा की तारीख को टकराने की वजह से लिया। इससे पहले बिहार के शिक्षक संगठनों ने BSEB से TET परीक्षा टालने की मांग की थी।
बता दें कि 28 और 29 जून को हेड टीचर और हेड मास्टर की परीक्षा भी होनी है। ऐसे में टीईटी परीक्षा की तारीख टकराने से अभ्यर्थियों को परेशानी होती है। सूत्रों के मुताबिक टीईटी की नई तारीखों का ऐलान कुछ दिनों में किया जा सकता है। और नीट पेपर लीक पर मचे सियासी बवाल के बीच योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। यूपी में हर तरह की परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। सीएम योगी के निर्देश पर बनी नीति में तय किया गया है कि भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी 4 अलग अलग एजेंसियों को दी जाएगी। नई गाइडलाइंस में कहा गया है अब सभी अभ्यर्थियों को अपने गृह जनपद से बाहर परीक्षा देने जाना होगा। 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हुए तो एग्जाम 2 पाली यानी स्ट्रीमों में करवाया जाएगा। इसके अलावा रिजल्ट में गड़बड़ी रोकने के लिए OMR शीट को स्कैनिंग परीक्षा कराने वाले आयोग और बोर्ड में ही कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र के लिए भी सख्त मानक तय किए गए हैं। प्रश्न पत्र पर भी अब कोडिंग रहेगी। आज पीएम मोदी से मिलेंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। द्विपक्षीय बैठक में हो सकते हैं कई बड़े समझौते। तीस्ता जल बंटवारे के प्लान पर भी इस मुलाकात में चर्चा संभव है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये 15 दिनों के अंदर दूसरा भारत दौरा है। इसके पहले शेख हसीना 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी। आज पीएम मोदी और हसीना के बीच रेल, एनर्जी और कनेक्टिविटी समेत कई दूसरे अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। तीस्ता जल बंटवारे के मास्टर प्लान पर भी बात हो सकती है। शेख हसीना का आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। शेख हसीना के वर्तमान दौरे को ढाका, दिल्ली और बीजिंग के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर नहीं निकल पाए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की बेल पर हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। अबकारी केस में केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली बेल को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट 2 से 3 दिन में ऑर्डर दे सकता है। तब तक केजरीवाल को निचली अदालत से मिली बेल पर रोक रहेगी। 2-4 दिन में आ जाएगा। तो मेन आपने बेल को कैंसिल करने के लिए किया था, उस पर भी इनसे नोटिस हुआ है सर? उसमें नोटिस हुआ है, उसकी सुनवाई बाद में होगी। कुल मिला के इनकी इंटेंशन ये है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो जेल में हैं वो जेल में रहें। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगने के बाद सुनीता केजरीवाल ने ईडी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ईडी नहीं चाहती है कि केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर आए। सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि ईडी केजरीवाल के साथ देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की तरह ट्रीट कर रही है। ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। ये तो ऐसे हो गया अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाई कोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा। और केजरीवाल की जमानत को लेकर दिल्ली में सियासत गर्म है। निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट से स्टे आने के बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी से प्रतिक्रिया आई। आम आदमी पार्टी कह रही है बिना जमानत ऑर्डर अपलोड हुए ईडी हाई कोर्ट कैसे जा सकती है। ईडी मनगढ़ंत तरीके से तथ्यों को हमारे खिलाफ इकट्ठा कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि बेल कोई राहत नहीं है। इन लोगों को कौन समझाए कि पहली बार जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। कांग्रेस ने केंद्र की एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ने इन संस्थाओं का भारी दुरुपयोग किया है। और भारत पे चीन के नए राजदूत शू फिहोंग ने सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात की है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा भी हुई है। भारत में चीन के राजदूत का कार्यभार संभालने वाले शू फेंगहोंग ने एक्स पर सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। चीनी राजदूत ने अपने पोस्ट में कहा है कि उन्हें नेताओं से मिलकर खुशी हुई। फेंगहोंग ने कहा कि उन्होंने चीन भारत संबंधों को साझा हित के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। CPIM और CPI दोनों के सूत्रों ने इस बैठक को चीनी राजदूत से शिष्टाचार भेंट बताया है। शू को चीन के शी जिनपिंग ने 18 महीने की देरी के बाद 7 मई को नियुक्त किया था।
और नवी मुंबई में अटल सेतु पर दरारें दिखाई दी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने घटनास्थल का दौरा किया और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु का उद्घाटन हुए अभी 6 महीने हुए थे कि पुल में दरारें आ गई। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को अटल ब्रिज का दौरा किया। उभारला जातो, राज्याच्या प्रॉपर्ट्या जनतेच्या गहाण ठेवल्या जातात आणि त्याच्या मागे भ्रष्टाचार हाच त्याच्या मागचा उद्देश आहे, विकास नाही। यांना स्वतःची घरं भरायची आहे या सरकारला, असा उद्देश आहे। पण लोकांच्या जीविताशी खेळायचा याला कोणी अधिकार दिलेला आहे? महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के आरोपों पर अटल सेतु के प्रोजेक्ट हेड कैलाश गनात्रा ने सफाई दी। उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया। नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स, और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है। इनका शाम तक ये रिपेयर हो जाएगा और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है एंड पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होने दिया जा रहा है। बता दें कि ये पुल करीब 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है। 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर है और करीब 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। ये देश का सबसे लंबा पुल है। ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कनेक्ट करता है। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां पर जेल में बंद एक आरोपी की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। कुछ दिन पहले बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक को शुक्रवार को जिला जेल में मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किए। आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर खड़ी बाइकों में आग लगा दी, एम्बुलेंस तोड़ दी। कुछ अराजक तत्व थे जिनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया, उनसे भली भांति पुलिस ने डील किया। यहाँ जो भी घायल लोग होंगे उनका समुचित इलाज कराया जाएगा। और बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर में बढ़ी सीएनजी की कीमत। जी हां, दिल्ली में सीएनजी अब 75 रुपए 09 पैसे प्रति किलो। नोएडा गाजियाबाद में भी सीएनजी 1 रुपए महंगी। कई दूसरे शहरों में भी बढ़ी सीएनजी की कीमत। दिल्ली में अभी सीएनजी का दाम 74 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम था, जो अब 1 रुपए बढ़कर 75 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर और रेवाड़ी में सीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। सीएनजी के बढ़े दाम आज से लागू कर दी गई हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कीमतों में इजाफा करने का फैसला लिया है। हालांकि गुरुग्राम, करनाल और कैथल में सीएनजी की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। इससे पहले मार्च 2024 में सीएनजी के दाम में 2.5 रुपए की कटौती की गई थी। और उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर कई पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान एक कार पेड़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। सूचना पाकर मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। बता दें कि शुक्रवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज बारिश और आंधी के चलते देहरादून मार्ग पर काली मंदिर के करीब एक पेड़ टूटकर मार्ग पर गिर गया। इस दौरान यहां से गुजर रही कार पेड़ की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि पेड़ का तना कार के बोनट पर गिरा, जिससे कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। टीन शेड गिरने से 7 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। तस्वीरें थाने के एक फुटबॉल ग्राउंड की है, जहां करीब 17 बच्चे बारिश के बीच खेल का मजा ले रहे थे। तभी तूफान की वजह से 1 टन का शेड उड़ा और उनके ऊपर गिर गया। इस घटना में 7 बच्चों की चोट आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गवान पार्क के फुटबॉल टर्फ क्लब में हुए इस हादसे में 4 बच्चों को गंभीर चोट आई है। खबर मिलने के बाद स्थानीय विधायक भी पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। डॉक्टर और प्रशासन से बात की है कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो हम उठाएंगे। बच्चों को अगर किसी भी बड़े से बड़े सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो भी हॉस्पिटल में भगा के देना चाहिए। और गुरुग्राम की सोसाइटी में जमकर बवाल हुआ। गार्ड्स और लोगों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो आया सामने। गुरुग्राम की आरओएफ नालंदा आनंदा सोसाइटी की एक घटना है, जहां पर मारपीट हुई है। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं।
सोसाइटी के अंदर ये मारपीट हुई है। गुरुग्राम की सोसाइटी में ये बवाल हुआ है और बताया जा रहा है कि शराब पीने से रोकने की वजह से ये मारपीट हुई है। वहां पर मौजूद कुछ लोगों और गार्ड्स के बीच ये मारपीट की घटना हुई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। गुरुग्राम का सेक्टर 95 जहां की सोसाइटी में ये बवाल हुआ। और खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर उमरिया में प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाने से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको आगे दिखाते हैं। जब प्रेमी प्रेमिका की हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लोग मदद करने को पहुंचे तो गाड़ी में लड़की का शव देखकर घबरा गए। पुलिस को आता देख प्रेमी ने तेजाब पी लिया। इस तरह से साक्ष्य प्रस्तुत होंगे कि जो आरोपी है उसको समुचित माननीय न्यायालय के हाथों दंड मिल सके और जो दिवंगत आत्मा है उसको न्याय मिले। पुलिस ने आरोपी युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के धार में एक महिला को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोग महिला को बर्बरता से पीट रहे हैं, कुछ लोग महिला की पिटाई होते देख रहे हैं। मामला धार के गंदवानी गांव का बताया जा रहा है, जहां एक युवती से कई लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पहले प्रेम प्रसंग में किसी लड़के के साथ वो गुजरात चली गई थी, जिसके बाद गांव के सरपंच महिला को गुजरात से लेकर आए और सजा का ऐलान किया। आरोपी जो महिला के साथ मारपीट कर रहा है उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है। शेष आरोपियों को भी चिन्हित कर लिया गया है। उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम रवाना हो गई है। महिला की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध कर सख्त कार्रवाई की। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में अचानक मौत के आंकड़े बढ़ने से हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ दिनों में करीब 75 शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस पहुंचे हैं। रिपोर्ट देखिए। नोएडा में गर्मी से लोगों का जीना मुहाल है। नोएडा में पिछले कुछ दिनों में करीब 75 शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पहुंचे, जिसके चलते पूरे परिसर में शव रखे हुए हैं और लोगों का बैठने का मुश्किल हो गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अस्पताल में रोजाना दर्जनों डेड बॉडियां आ रही हैं। नोएडा के सीएमओ का कहना है कि ये मौत क्यों हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हीट वेव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद ये हीट वेव हो, लेकिन मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं जिससे मैं कह सकूं कि ये उसकी वजह से हुई थी। आपात स्थिति से निपटने के लिए एनएसजी कमांडो ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें दिल्ली पुलिस मुख्यालय की है, जहां दिल्ली पुलिस और एनसीजी कमांडोज ने मिलकर मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल का मकसद ये जानना था कि आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसी का एक्शन कैसे होगा, प्रतिक्रिया करने का समय क्या होगा और समय रहते एनएसजी कमांडो की तैनाती कैसे की जाएगी। इस मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। मॉक ड्रिल में फायर विभाग और एम्बुलेंस भी शामिल थे। और दिल्ली में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि मौके पर दमकल की 28 गाड़ियां भेजनी पड़ी। दिल्ली के निठोली गांव में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतना भीषण थी कि काफी दूर तक उसकी लपेटें दिखाई दे रही थी। पश्चिम दिल्ली के इस गांव में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की घटना के बाद आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 28 गाड़ियां भेजी गई। दमकल कर्मियों ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आग क्यों लगी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। और नवी मुंबई के तलोजा में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। धू-धू कर जलती आग की लपेटें बड़े हादसे की गवाही दे रही है। आग के तांडव की तस्वीर नवी मुंबई के तलोजा की है, जहां स्क्रैप के गोडाउन में आग लग गई। देखते ही देखते आग अपना विस्तार करती गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो एक पूरा इलाका आग के घेरे में आ गया हो।
आग इतना भयानक थी कि जिसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों की मदद लेनी पड़ी। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। आज की जीत के साथ इंडिया की टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर। दोनों टीमों के बीच आज मैच एंटीगा में सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें, टीम इंडिया ने सुपर 8 के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया था। वहीं बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों टीमों के लिए मैच काफी अहम रहने वाला है। टीम इंडिया के लिए टूर्नामेंट अभी तक काफी शानदार रहा। उसे एक भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। भारतीय टीम ने अभी तक 5 मैचों में से 4 मैच में जीत हासिल की है। वहीं एक मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था। अमेरिका के मिशिगन में सालों से बंद पड़े एक पावर प्लांट को विस्फोट के साथ फिलहाल ध्वस्त कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। मिशिगन में डेट्रॉइट के पास करीब 1 सदी तक बिजली पैदा करने के बाद आखिरकार ट्रेटेन चैनल पावर प्लांट को जमींदोज कर दिया गया। 180 फुट ऊंचे पावर प्लांट को विस्फोटकों की मदद से ध्वस्त किया गया। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। पावर प्लांट के बॉयलर हाउस के धराशायी होने से पूरा इलाका धूल और धुएं के गुबार से भर गया। जानकारी के मुताबिक इस पावर प्लांट को 2022 में बंद कर दिया गया था। इससे पहले ये मिशिगन में 40,000 घरों को बिजली देने में सक्षम था, लेकिन इसे चालू रखने में कोयले की ज्यादा खपत हो रही थी और पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा था। बड़ी खबर, असम में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 37 हो गई है। असम में बाढ़ से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।